नमस्कार, मैं किशोर ओझा नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्लम्बियर समझौता और औद्योगिक क्रांति के परिणाम को लेकर बात की थी। इसी पाठ से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और हैं जिनका हम इस वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे, उनको भी हम देख लेते हैं। इन 8-10 क्वेश्चनों में से आपके दोनों क्वेश्चन जो अथवा सहित वो बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें और दोहराएं ताकि पेपर में आप आसानी से इसको कर सकें। अच्छा पेपर हो, इस शुभकामना के साथ हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है मेजिनी पर टिप्पणी, जोसेफ मेजिनी। अच्छा क्वेश्चन है। इटली एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था और इस पर कई बार टिप्पणी पूछी जाती है कि मेजिनी पर टिप्पणी दीजिए या इटली एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान रहा, ऐसे भी हो सकता है। या इसके द्वारा निर्मित जो क्रांतिकारी संगठन थे, युवा इटली और यंग यूरोप, उसको लेकर भी पूछा जा सकता है कि इटली एकीकरण में यंग यूरोप का क्या योगदान था या युवा इटली या यंग इटली का क्या योगदान था। तो मेजिनी के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना है कि मेजिनी का जन्म कब हुआ। तो आपको इसमें लिखना है कि मेजिनी का जन्म जो है वो 1805 में इटली के जिनेवा में हुआ। ठीक है, कब? 1805। कहाँ पर? इटली के जिनेवा। मेजिनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ और ये प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारों से उत्प्रोत व्यक्ति थे और युवा अवस्था में इन्होंने इटली की एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन कार्बोनरी संस्था, जिसकी स्थापना 1810 में हुई थी नेपल्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इटली एकीकरण के सहायक तत्वों में आप इसका जिक्र कर सकते हैं। कार्बोनरी संस्था जिसकी स्थापना 1810 नेपल्स में हुई थी, उसकी सदस्यता को ग्रहण कर लिया। बाद में ये कार्बोनरी संस्था को छोड़कर फ्रांस के मार्सेल्स शहर चले गए और वहीं पर इन्होंने जो है वो एक क्रांतिकारी संगठन 1831 में कहां पर गया? मार्सेल्स। किस नाम से? यंग इटली नाम से। इन्होंने 1831 में यंग इटली और 1833 में बर्न में जो है यंग यूरोप नाम से 2 क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। इन संगठनों के माध्यम से ही इन्होंने जो है वो इटली एकीकरण को पूरा करना चाहा। इनका मानना था कि युवा वर्ग जो है वो ही इटली के एकीकरण को पूरा करने में योगदान दे सकता है। यही कारण था कि इन्होंने इन दोनों संस्थाओं के अंदर 40 वर्ष की आयु के 40 वर्ष की आयु से कम व्यक्तियों वाले युवाओं को जो है शामिल किया। बहुत जल्द ही इन क्रांतिकारी संगठनों की संख्या जो है वो इनके माध्यम से 60,000 के करीब पहुंच गई और इन्होंने इटली के युवाओं को प्रेरित किया। त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता की भावनाएं उनके अंदर बढ़ी और उन्हें 3 विशेष नारे दिए थे। मेजिनी द्वारा इटली एकीकरण के लिए इटली के युवाओं को 3 प्रमुख नारे दिए गए थे। कौन कौन से? नंबर 1 कि ईश्वर में विश्वास करो। पहला नारा क्या था इनका? कि ईश्वर में विश्वास करो। जब तक सांस है तब तक आस है, यानी ईश्वर में विश्वास करना है। दूसरा इनका जो नारा था वो था इटली के भाइयों एक हो जाओ, यानी सभी भाई, मतलब इटली के जितने भी नागरिक हैं वो एक हो जाओ, एक हो जाओ। और नंबर 3 जो था वो था ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करो, यानी इटली को आप ऐसे भी लिखते हैं, इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त करो। तो इस प्रकार इन्होंने इटली के युवाओं को प्रेरित करके उनके अंदर त्याग की भावना, राष्ट्रवाद की भावना और क्रांतिकारी विचारों का संचार किया और उसी का परिणाम ये हुआ
कि आगे चलकर मेजनी की ये जो प्रेरणा है वो इटली एकीकरण का आधार बन गई, इटली एकीकरण का आधार बन गई। ये सारी बातें इसमें आपको लिखनी। इसमें कई बार मैंने आपको बताया मेजनी ना कहकर वो ऐसे भी कह सकता है कि यंग इटली का योगदान बताइए, तो भी आपको यही सारी बातें उसमें लिखनी है। क्या क्या लिखना है कि मेजनी का जन्म 1805 जेनेवा में हुआ। उन्होंने पहले प्रारंभ में कार्बनिक संस्था की सदस्यता ग्रहण की, बाद में उन पर जो है वो देशद्रोह का आरोप लगाया गया, इस कारण वो कार्बोनरी संस्था को छोड़कर चले गए। फिर गुप्त रूप से उन्होंने 1831 में फ्रांस के मार्सेल्स में यंग इटली नामक एक संगठन का निर्माण किया। 1833 में बर्न में उन्होंने यंग यूरोप नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया और इटली के युवाओं को प्रेरित किया। उनका मानना था कि युवा वर्ग ही जो है वो इटली एकीकरण को जो है संभव कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपने इन दोनों क्रांतिकारी ग्रुप संगठनों में 40 से कम आयु के जितने भी युवा थे उनको सदस्यता प्रदान की और अपनी प्रेरणा से उनके अंदर जो है वो त्याग, स्वतंत्रता जैसी भावनाओं को भरा। और इटली के युवाओं को उन्होंने 3 नारे भी दिए, जिसमें पहला था ईश्वर में विश्वास करें, सभी भाई एक हो जाएं, यानी इटली के जितने भी नागरिक हैं वो सब एक हो जाओ, और तीसरा था कि इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त करो। इस प्रकार इनकी प्रेरणा द्वारा जो है वो इटली के युवाओं में राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी और बाद में जाकर वही भावनाएं फिर जो है धीरे धीरे इटली एकीकरण की ओर जो है वो बढ़ने लगी और उसका फायदा बाद में काबूल और गैरिबाल्डी द्वारा उठाया गया और उन्होंने इटली एकीकरण को जो है पूरा किया। ये योगदान आप मेजनी का रखोगे, ठीक है। छोटी टिप्पणी है, ज्यादा लंबी नहीं। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें आता है, वो भी इटली से संबंधित है। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चनों को लेकर बात कर रहे हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसमें से निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम ले लें कि इटली एकीकरण में बाधक तत्व कौन से थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इटली एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से थे। देखो 2 तरह से क्वेश्चन आएगा, इटली एकीकरण और जर्मन एकीकरण दोनों का। या तो बाधक तत्व पूछे जाते हैं या उसके एकीकरण के सहायक तत्व पूछे जाते हैं। बाधक तत्व पूछ लो या सहायक तत्व। इस प्रश्न में मैंने आपको बताया कि इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इटली एकीकरण में बाधक तत्व कौन से थे, किन्हीं 2 का जिक्र करो, किन्हीं 2 के बारे में, या हो सकता है 4 पूछ लें। तो आपको ध्यान में रखना है कि इटली एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से थे। तो पहले आपको ये लिखना है कि इटली एकीकरण में बाधक तत्व जो है वो निम्नलिखित थे, या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम उनको देख सकते हैं जो इटली एकीकरण में बाधक थे। नंबर 1, पहला जो बाधक तत्व था वो था पोप की सत्ता। पोप की सत्ता, यही बात जर्मन एकीकरण के बाधक तत्वों में भी रहेगी। आप एक को याद करके 2 क्वेश्चनों को एक साथ याद कर सकते हैं। पोप की सत्ता का मतलब है कि इटली पर जो है वो पोप का नियंत्रण था। पोप जो है वो कैथोलिक समुदाय का धर्मगुरु होता था, इसलिए पोप की सत्ता को चुनौती देने का मतलब यह था कि जनसाधारण को नाराज करना। पोप नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण, इसलिए जब तक सत्ता पोप के हाथ में रही इटली एकीकरण पूरा नहीं हो सका। पहले पॉइंट में आपको ये इटली के रोम पर या संपूर्ण इटली पर, विशेष रूप से रोम क्षेत्र जो है, रोम राज्य जो है वो पूर्ण रूप से पोप के अधिकार में था। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी समस्त कार्य थे वो सब, उन सब कार्यों पर जो है वो पोप का नियंत्रण था। जनसाधारण भी इन्हें अपना धर्मगुरु मानते थे, इसलिए इनकी सत्ता को चुनौती देने का मतलब, यदि बुद्धिजीवी राष्ट्रवादियों द्वारा इनकी सत्ता को चुनौती दी जाती तो निश्चित रूप से जनसाधारण को जो है वो नाराज करना पड़ता। इसलिए जनसाधारण की नाराजगी से बचने के लिए वो ऐसा नहीं कर पाए और पोप स्वयं नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके अधिकार छिन जाएंगे। इसलिए जब तक सत्ता पोप के हाथ में रही इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। नंबर 2, विदेशी सत्ता का नियंत्रण। दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो है विदेशी सत्ता का नियंत्रण। इटली और जर्मन, देखो दोनों एक साथ बता रहा हूं, दोनों के एकीकरण न होने का या देर से होने का एक प्रमुख कारण जो है वो विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप या नियंत्रण था। इटली भी जो है, इसमें आपको बताना है कि इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप जो है वो
अधिक था। ठीक है, हाँ, लॉम्बार्डी, वेनेशिया पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारों का अधिकार था, राजकुमार का अधिकार था। वहीं दूसरे जो क्षेत्र थे उन पर भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित राजकुमारों का जो है वो नियंत्रण था, और जैसे मेडोना और टस्कनी, और इसी तरह परमा जो है, परमा की जो रानी थी वो ऑस्ट्रेलियन राजकुमारी थी। तो इस प्रकार संपूर्ण इटली पर जो है वो इन विदेशी सत्ता का नियंत्रण था, उस कारण इटली का एकीकरण जो है वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तीसरा कारण जो हमें इसमें बताना है वो प्रांतीयता की भावना, प्रांतीयता की भावना। इटली एकीकरण का एक प्रमुख बाधक तत्व जो है क्षेत्रवाद कह सकते हैं, जैसे हम तीसरा प्रांतीयता की भावना। इस समय इटली जो है वो कई छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था, और ये सभी प्रांत जो है वो एक दूसरे के विरोधी थे। आपको ऐसा लग रहा है, एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए वो एकीकरण नहीं होने दे रहे थे। यानी एकीकरण के लिए वो अपने स्वार्थों को त्याग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भी इटली का एकीकरण जो है वो संभव नहीं हो पा रहा था। चौथा जो बताना है आपको इसमें वो है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता का मतलब क्या है? इस पाठ में ही पहला बिंदु हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद नाम से टॉपिक दिया हुआ है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयवाद, जिसका अर्थ होता है कि अपने देश के प्रति असीम प्रेम रखना, उत्कृष्ट प्रेम रखना, अर्थात देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए, अपना न्यौछावर करने के लिए सब कुछ तैयार है। इस प्रकार की जो हमारे देश के प्रति जो निष्ठा होती है, उस निष्ठा को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। और यूरोप में इसकी शुरुआत जो है वो 1789 फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। तो इटली में भी जो राष्ट्रीयता की भावना थी, उस राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यानी इसके जो बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिजीवी या जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो तो इटली का एकीकरण चाहते थे, लेकिन इटली के जो जन साधारण थे, अर्थात इटली के जो सामान्य लोग थे, उन जन साधारण में इस राष्ट्रीय भावना का जो है वो अभाव था। उनकी नजर में एकीकरण या राष्ट्रवाद जैसे विचारों का कोई मायना नहीं था, अर्थात उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं था। इस कारण इटली का एकीकरण जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। ये चार बिंदु आप उसमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप एक और बिंदु बता सकते हैं इसमें, पांचवा, यदि याद रखना चाहें या आपको सरल लगे तो आप उसकी जगह ये ले सकते हैं कि कुलीन वर्ग और सामंतवादी, सामंतों की विचारधारा। कि इटली के जो कुलीन वर्ग थे या जो सामंत वर्ग के जो लोग थे, जमींदार वर्ग के लोग, वो भी इटली का एकीकरण नहीं चाहते थे। वो इटली में प्राचीन सामंतवादी व्यवस्था को ही पुनः स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा डर था कि यदि इटली का एकीकरण हुआ तो उनके जो अधिकार हैं, जो विशेष अधिकार उनको मिले हुए थे, वो विशेष अधिकार छीन जाएंगे। इसलिए ये वर्ग भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण पूरा हो। इसके अलावा एक और पॉइंट आप बता सकते हैं इसमें छठा, उसका भी जिक्र कर सकते हैं, अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था, अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी आप इसमें बता सकते हैं कि इटली के जितने भी प्रांत थे या जो राज्य थे,
उन सब राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो अलग अलग थी। अलग अलग कैसे थी कि जैसे रोम में हम बात करें रोम की, यहाँ कि अगर हम रोम की बात करें तो हम देखते हैं कि वहां पोप का नियंत्रण था, अर्थात पोप का राज्य था। जेनेवा की बात करें अगर हम, तो वहां गणतंत्रवादी शासन था। ठीक है। इसी तरह अगर हम मेडोना, टस्कनी जैसे क्षेत्रों की बात करें तो वहां ड्यूक का शासन था। तो इसमें से कोई भी जो है वो इटली एकीकरण के लिए अपने स्वार्थों को छोड़ना नहीं चाहता था। यही कारण था कि इटली का एकीकरण जो है वो नहीं हो सका, यानी इटली के एकीकरण में ये बाधक बन गई। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आप देख सकते हैं इसमें कि राष्ट्रवादी जो बुद्धिजीवी लोग थे उनमें विचारों की मतभेदता थी। एक पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, इन बुद्धिजीवी वर्गों में भी इटली एकीकरण के बाद क्या व्यवस्था होगी उसको लेकर विचार जो है वो एकमत नहीं थे। जो प्रमुख बुद्धिजीवी या राष्ट्रवादी नेता थे जैसे कावूर है, वो चाहता था कि इटली का एकीकरण जो है वो उदारवादी लोकतंत्र के रूप में हो, जबकि दूसरे जो बुद्धिजीवी या राजनीतिक संगठन थे वो ये चाहते थे कि इटली के एकीकरण के बाद या इटली का एकीकरण जो है वो पोप राज्य की सत्ता के अधीन हो। तो इस कारण भी जो है उनके विचारों में मेल न खाने के कारण भी इटली एकीकरण में जो है ये बाधक बन गए थे। तो इस प्रकार आप इनमें से कोई भी 4 बिंदु जो है वो इटली एकीकरण के बाधक तत्वों के रूप में बता सकते हैं। ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, 4 अंक का निश्चित रूप से आ सकता है। अब तक जो हमने 7-8 क्वेश्चन किए हैं, औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या परिवर्तन हुए, और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुई, या औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग में क्या क्या नए आविष्कार हुए, उसके क्या परिणाम निकले, कोलंबिया समझौता है, इटली में एकीकरण में मैजिनी का योगदान है या यंग इटली का योगदान है, और उसके बाद ये क्वेश्चन है इटली एकीकरण में बाधक। निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो हम देख सकते हैं, इसी वीडियो में हम उसको तैयार कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है जर्मन एकीकरण में किन्हीं 2 या 4 सहायक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इसमें से लगभग मैंने पूरा पार्ट जो है वो आपको कवर कर दिया है, और यदि आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से 4 अंक जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब अंतिम क्वेश्चन पर हम बात करें इस पार्ट की, जो भी मोस्ट क्वेश्चनों में है, वो है जर्मन एकीकरण के सहायक तत्व। देखो इटली एकीकरण में हमने बाधक याद किए थे, इसमें हम याद करेंगे सहायक तत्व। ठीक है कि जर्मन एकीकरण में कौन कौन से सहायक तत्व थे, उन तत्वों में से किसी एक को उठाकर भी वो क्वेश्चन कर सकता है कि उस तत्व का क्या योगदान था। तो जर्मन एकीकरण के अगर हम सहायक तत्वों की बात करें तो इसमें हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं को लेंगे। नंबर 1 फर्स्ट ज़ोल्वेरिन संघ। ज़ोल्वेरिन संघ, इस पर बहुत बार अलग से क्वेश्चन भी आता है कि ज़ोल्वेरिन संघ क्या है, या जर्मन एकीकरण में ज़ोल्वेरिन संघ की भूमिका क्या रही। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय में भी इसकी भूमिका रही कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के क्या कारण थे, उसमें भी ये तैयार हो जाएगा, ये पॉइंट उसमें भी आपके काम आएगा। तो ज़ोल्वेरिन संघ क्या है और किस प्रकार इसने जो है वो जर्मन एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, वो बात इसमें हम बताएंगे। तो आपको इसमें बताना कि 1818 ईस्वी में प्रशा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, प्रशा, जो कि जर्मन का सबसे शक्तिशाली प्रांत था, प्रशा के नेतृत्व में जो है वो बावासबर्ग एक शब्द है, बावासबर्ग जैसे छोटे छोटे राज्यों के साथ, छोटे छोटे राज्यों के साथ
एक सीमा शुल्क संघ का निर्माण किया गया था, जिसे ही ज़ोलवेरिन संघ कहते हैं। ये एक प्रकार से आर्थिक एकीकरण की शुरुआत थी, क्योंकि इससे पहले जर्मन राज्य में जो है वो हर एक प्रांत में व्यापार के दौरान जो है वो सीमा शुल्क देना पड़ता था, और इतने अधिक सीमा शुल्क चुकाने पड़ते थे जिससे व्यापारिक जो विनिमय है वो बाधित होता था। इसलिए प्रशा ने सबसे पहले पहल की और उसने बावासबर्ग, शेषन जैसे राज्यों के साथ मिलकर एक छोटा आर्थिक संघ यानी सीमा शुल्क संघ का निर्माण किया, जो ज़ोलवेरिन कहलाता है। बाद में 1834 तक आते आते जर्मन के जितने भी लगभग राज्य थे वो सब इस ज़ोलवेरिन के सदस्य बन गए, और इस संघ के द्वारा जितने भी सीमा शुल्क थे उन सीमा शुल्कों को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और उन सब मार्गों को और उन क्षेत्रों को चूंगी मुक्त कर दिया गया, और उनके बीच में जो मुद्राएं थी, यानी इस संघ से पहले जर्मन राज्यों में जो है वो 30 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था। उन 30 प्रकार की मुद्राओं को घटाकर उनकी संख्या जो है वो अब 2 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 2 कर दी गई। इस प्रकार इस संघ ने, यानी इस आर्थिक संघ ने जर्मन एकीकरण के लिए एक मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया। ये इसमें आपको लिखना है, ठीक है? समझ में आ गया? वो डायरेक्ट केवल इसी को लेकर प्रश्न कर सकता है आपसे कि जर्मन एकीकरण में ज़ोलवेरिन संघ का क्या योगदान रहा है, तो भी आपको यही बात लिखनी है, 4 अंक प्राप्त कर लेना। और यदि वो 4 अलग से बिंदुओं में पूछे, साहित्य तत्वों में, तो भी आप ये लिखोगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 जो है वो है बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक बुद्धिजीवी या जो दार्शनिक वर्ग के जो लोग थे उनका योगदान, किसी भी राज्य या राष्ट्र के लिए, उसके एकीकरण के लिए या राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास के लिए बौद्धिक आंदोलनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दूसरा जो हम इसमें बताएंगे वो है बौद्धिक आंदोलन, कि जर्मन एकीकरण में या किसी भी राष्ट्र के लिए या उसके एकीकरण के लिए जो है बौद्धिक आंदोलन जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। जर्मन में भी ईगल, लिफ्टे, हाइन जैसे दार्शनिकों ने अपने विचारों द्वारा जर्मन लोगों के मस्तिष्क में, जर्मन लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी कि एक जर्मन व्यक्ति जो है या एक जर्मन मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। ये बात उन्होंने उनके मस्तिष्क में बिठा दी। इसी तरह फिक्टे नाम के एक महोदय थे, फिक्टे दार्शनिक ने इससे भी बढ़कर कार्य किया। उन्होंने जर्मन के युवाओं में, जर्मन के लोगों में फ्रांस विरोधी विचारों को जो है, फ्रांस विरोधी विचारों को भर दिया, और उसके बाद 1815 में, सन याद रहे तो अच्छी बात, 1815 में जर्मन के जेना विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय के अंदर एक राजनीतिक संगठन का, एक देशभक्ति संगठन का बर्सेनसेफ्ट नाम याद रखना, संगठन का याद रहे तो। बर्सेनसेफ्ट नामक एक राजनीतिक संगठन का निर्माण किया गया, और इस संगठन ने जर्मन के युवाओं में, जर्मन के लोगों में न्याय, त्याग और स्वतंत्रता जैसी भावनाओं को जो है भर दिया था, जो जर्मन एकीकरण के लिए सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा।
बौद्धिक आंदोलन। उसके बाद नंबर 3 जो लेना है, तीसरा जो बिंदु आप इसमें बताएंगे वो है औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति। तीसरा बिंदु जो जर्मन एकीकरण में सहायक रहा वो था औद्योगिक विकास। अब औद्योगिक विकास कैसे सहायक रहा? हमने देखा कि जर्मन भी जो है वो इंग्लैंड की तरह लोहे व कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था, यानी वहां लोहा और कोयला जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, और इन्हीं दोनों संसाधनों के माध्यम से जर्मन में भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप जल्द ही जर्मन का जो प्रशा नगर था वो बहुत ही जल्दी या तीव्र गति से जो है वो अग्रणी औद्योगिक नगरों की श्रेणी में आ गया, यानी उसका तीव्र गति से जो है वो औद्योगिक विकास हुआ, और उसी के परिणाम स्वरूप वहां एक नए वर्ग का, व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, और ये व्यापारिक वर्ग जो है वो जर्मन एकीकरण में अपने लाभ को देख रहा था, अपने स्वार्थ पूर्ति को देख रहा था। इस कारण इन्होंने एकीकरण के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा औद्योगिक विकास, यानी इस औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप वहां रेल मार्गों का निर्माण हुआ, और उन रेल मार्गों के द्वारा जब औद्योगिक विकास शुरू हुआ तो प्रशा जो है वो औद्योगिक श्रेणी में आकर खड़ा हो गया, यानी एक प्रमुख विकसित नगर के रूप में माना जाने लगा, और यहीं से कुछ व्यापारिक वर्ग, एक नए मध्यम वर्ग के रूप में व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, और ये व्यापारिक वर्ग चाहता था कि निर्बाध रूप से व्यापार हो, यानी जो व्यापार हो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, और इसके लिए बाधा ना हो इसके लिए ही एकीकरण जरूरी था। यही कारण था कि इस वर्ग ने एकीकरण के लिए बढ़। अब नंबर 4 जो है, चौथा जर्मन एकीकरण में सहायक तत्व कौन सा है? वो है बिस्मार्क का योगदान। क्या कहना? बिस्मार्क का योगदान। इस पर अलग से भी प्रश्न पूछ सकता है वो आपसे कि जर्मन एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को बताइए, सीधा डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ सकता है 4 नंबर का। तो इस पॉइंट को विशेष रूप से आपको ध्यान देकर देखना है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि बिस्मार्क जो है, हम इस बिंदु को कुछ इस ढंग से करेंगे ताकि अलग से भी अगर ये टिप्पणी रूप में या डायरेक्ट सीधा बिस्मार्क का योगदान पूछे तो हम वही वर्णन सेम इसमें लिख सकें। तो बिस्मार्क का जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1815, ठीक है, डेट याद रखनी है आपको, नहीं तो सीधे आप ईयर से ही जिक्र कर सकते हैं इसका। जर्मन के ब्रेडेन वर्ग में हुआ, ठीक है। बिस्मार्क जो है वो प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारों का था, और यह कूटनीतिज्ञ, अंतरराष्ट्रीय विषयों पर पकड़ रखने वाला, यानी अंतरराष्ट्रीय विषयों की समझ रखने वाला व्यक्ति और क्रांतिकारी था। इसलिए जो जर्मन का सम्राट था विलियम प्रथम, उसने बिस्मार्क को जो है वो जर्मन का चांसलर नियुक्त कर दिया, ठीक। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जानता था कि जर्मन का एकीकरण जो है वो सैनिक ताकत के द्वारा ही संभव है, और इसके लिए उसे बिस्मार्क की आवश्यकता थी। अब बिस्मार्क जब चांसलर बना तो उसने देखा कि जर्मन के एकीकरण के लिए सर्वप्रथम सैनिक शक्ति को जो है वो मजबूत करना होगा, तो इसके लिए उसने सेना के द्वारा ही जर्मन एकीकरण को पूरा करने के लिए जो है वो सैन्य प्रयास के साथ साथ कुछ कूटनीतिक प्रयास भी प्रारंभ कर दिए थे। उसने सबसे पहले संसद के ऊपरी सदन द्वारा, सदन के ऊपरी सदन द्वारा, यानी निचले सदन की अनदेखी करते हुए उसने डायरेक्ट ऊपरी सदन से ही एक सैन्य बजट पारित करवाया,
और इस बजट को पारित करवाकर उसने अपनी कूटनीतिज्ञता का, अपनी दृढ़ विचारों का जो है वो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद उसने रक्त लोहा नीति के माध्यम से जर्मन एकीकरण का प्रयास प्रारंभ किया। रक्त लोहा नीति, इसका नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा। हमारे अध्याय 2 में बलबन नाम आया था, गुलाम वंशवाड़ा में। बलबन ने भी रक्त लोहा नीति का अनुसरण किया। उसमें भी ऐसा प्रश्न आएगा कि बलबन की रक्त लोहा नीति क्या है, जिसमें हमने पढ़ा ना कि 9 वर्ष से जितनी भी आयु के ऊपर के पुरुष होते थे उन सबको इस नीति में मार दिया जाता। रक्त लोहा नीति कई बार ऐसा शॉर्ट प्रश्नों में भी आया कि जर्मन एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? रक्त लोहा नीति। तो उसने रक्त लोहा नीति का अनुसरण किया और फ्रांस की मित्रता प्राप्त करके फ्रांस, रूस, इटली, इनकी मित्रता प्राप्त की इसने अपनी कूटनीति के द्वारा, और इनकी मित्रता प्राप्त करके उसने ऑस्ट्रिया को जर्मन से बाहर कर दिया और इस प्रकार उसने जर्मन एकीकरण के कार्य को पूरा कर दिया। ये बिस्मार्क का योगदान है। ठीक है, क्या बताना कि 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडेनबर्ग में हुआ। वो कूटनीतिज्ञ, अंतरराष्ट्रीय विषयों का जानकार, क्रांतिकारी था, इसलिए विलियम प्रथम ने उनको चांसलर नियुक्त किया और चांसलर बनने के बाद उसने संसद के ऊपरी सदन से सैन्य बजट पारित करवाकर अपनी कूटनीतिज्ञ का परिचय दिया। फिर रक्त लोहा नीति के माध्यम से उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाया और फ्रांस, रूस, नाम लिख देता हूं तीनों, और इटली, इनकी मित्रता हासिल करके कूटनीतिक प्रयासों द्वारा ही इसने ऑस्ट्रिया को पराजित करके जर्मन से बाहर किया और इस प्रकार 1871 तक जाकर जर्मन का एकीकरण कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद।